बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब हम अपना चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे जो कि है सेल साइकिल। सेल साइकिल में हम सेल किस तरह से मल्टीप्लाई होता है और वो बनने के बाद अपनी इमेच्योर से मैच्योर फॉर्म में कौन कौन से स्टेप से होकर गुजरता है और मैच्योर होने के बाद फिर वो दोबारा नए सिरे से कैसे डिवाइड होता है, ये सारे प्रोसेसेस हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपकी बुक कहती है कि हम डिस्क्राइब करेगी आपकी बुक के सेल साइकिल होता क्या है। उसके बाद माइटोसिस और मेयोसिस, इनको हम देखेंगे। एंड पे हम कंपेयर करेंगे माइटोसिस को और मेयोसिस को और इनकी सिग्निफिकेंस यानी कि इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कशन होगी कि कौन कितना इम्पोर्टेंट है या क्या इनकी इम्पोर्टेंस है। ये 4-5 पॉइंट्स हम इस पूरे टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास आता है हमारा पैराग्राफ जो कि आपका चैप्टर स्टार्ट होने से पहले है। द सेल फॉलोज अ रेगुलर सीरीज ऑफ इवेंट्स कॉल्ड सेल साइकिल। एक नॉर्मल रेगुलर मतलब कि नॉर्मल रूटीन के इवेंट्स होते हैं सेल के अंदर जिनको हम कहते हैं सेल साइकिल। ड्यूरिंग इट्स लाइफ, सेल की लाइफ में ये इवेंट्स होते हैं जिनको हम सेल साइकिल कहते हैं। दिस सीरीज इंक्लूड्स स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, एक सेल की ग्रोथ, सेल बढ़ता कैसे है, प्रेपरेशन, सेल खुद को प्रिपेयर कैसे करता है सेल डिवीजन के लिए, और थर्ड सेल डिवीजन, सेल इवेंचुअली डिवाइड कैसे होता है। अब इसमें आप देखेंगे कि सेल जब नया नया सेल एक डिवाइड होता है उसके बाद वो ग्रो कैसे होता है, मतलब मेच्योर कैसे होता है, देन वो खुद को सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर कैसे करता है, और एंड पे ये कि सेल डिवीजन कैसे होती है। ये 3 चीज़ें हमने देखनी है सेल साइकिल में। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन में हैपन इन 2 वेज। अब सेल के डिवाइड होने के 2 तरीके हैं, 2 वेज हैं सेल के डिवाइड होने के। एक है माइटोसिस और दूसरा है मेयोसिस। अब माइटोसिस आपकी बुक कहती है, ये सिंपल सी डेफिनेशन है। ये पहले आपके पास ये सेल साइकिल की आपके पास डेफिनेशन थी सारी, यहाँ से स्टार्ट होके ये 2 लाइंस, फर्स्ट 2 लाइंस आपके पास सेल साइकिल की डेफिनेशन थी। देन ये सेल डिवीजन की, सेल साइकिल की 2 टाइप्स आ गई हैं, 2 तरीके आ गए हैं, माइटोसिस और मेयोसिस। इनकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आपकी बुक ने डेफिनेशन 119 डेफिनेशन दी हुई है ना, वो है कि माइटोसिस के मतलब वो कहता है कि सेल मेक्स आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। अब माइटोसिस की सिंपल एग्जांपल ये है कि आपके कहीं स्किन पे कट लगा है, वहाँ पे आके आपकी जो बॉडी होती है वो वहाँ पे स्किन सेल्स भेजती है और आपकी जो कट होता है उसको हील करके स्किन को प्रॉपर दोबारा एक नॉर्मल शक्ल दे देती है। वो कट हील हो जाता है, 10 दिन बाद आपको नहीं फील होता कि आपके स्किन पे कहीं पे फिंगर पे कट आया था। ये जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है वो है माइटोसिस के थ्रू। कैसे, सेल ने आइडेंटिकल कॉपीज बनाई स्किन सेल की और उस स्किन सेल्स ने आके आपकी स्किन के सरफेस पे आपके कट को हील कर दिया, आपके कट को ख़त्म कर दिया। ये है माइटोसिस। देन आपके पास आता है मेयोसिस। मेयोसिस भी सेल डिवीजन ही है लेकिन कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोसेस है सेल डिवीजन का। मेयोसिस में होता ये है कि सेल प्रोड्यूस स्पेशल सेल्स, माइटोसिस एंड देन मेयोसिस। मेयोसिस में होता है सेल प्रोड्यूस स्पेशल सेल्स विद हाफ द जेनेटिक मटेरियल नीडेड फॉर रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन का वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब हम मेयोसिस की बात करेंगे, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव सेल के प्रोसेस में रिप्रोडक्टिव सेल्स में मेयोसिस का प्रोसेस होता है। अब इसकी सिंपल एग्जांपल है कि जब एक ऑस्प्रिंग होता है, एक बच्चा होता है, चाहे वो किसी जानवर का बच्चा हो किसी इंसान का बच्चा हो, तो उसमें उसके फादर और मदर दोनों से हाफ हाफ जेनेटिक मटेरियल आता है। और ये कैसे आता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, रिप्रोड्यूस करना। और रिप्रोडक्शन के लिए जो सेल डिवीजन होती है उसको हम कहते हैं मेयोसिस। ये पॉइंट्स आपने अपने जहन में रखने हैं। सेल्स प्रोड्यूस स्पेशल सेल्स विद हाफ द जेनेटिक मटेरियल नीडेड फॉर रिप्रोडक्शन। एक ऑर्गेनिज्म हाफ जेनेटिक मटेरियल न्यू बनने वाले सेल को देगा, बाकी हाफ किसी और ऑर्गेनिज्म से आएगा। जैसे कि हम कहते हैं फादर और मदर से हाफ हाफ जेनेटिक मटेरियल आता है और रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है और न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है। ये सेल डिवीजन मेयोसिस कहलाती है। आइडेंटिकल सेल्स की सेल डिवीजन माइटोसिस है और रिप्रोडक्शन के पर्पस के लिए जो सेल डिवीजन है वो है मेयोसिस। अब माइटोसिस के मतलब आपकी बुक कहती है माइटोसिस इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर इन द बॉडी।
जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि कहीं पे आपके कट लगा है, उसको रिपेयर करने के लिए माइटोसिस होता है। वाइल मियोसिस इज वाइटल फॉर क्रिएटिंग रिप्रोडक्टिव सेल्स लाइक एग्स एंड स्पर्म। मियोसिस के प्रोसेस के लिए ज़रूरी है कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्योंकि में मियोसिस होता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि रिप्रोडक्टिव सेल्स मौजूद हों। रिप्रोडक्टिव सेल्स कौन से हैं? एग्स और स्पर्म्स। एग और स्पर्म्स वो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। एग हाफ जेनेटिक मटेरियल एग के पास होगा और हाफ जेनेटिक मटेरियल होगा स्पर्म के पास, और ये दोनों मिलके और ये रिप्रोडक्टिव सेल्स कहलाते हैं, एग और स्पर्म। इन दोनों के पास हाफ हाफ जेनेटिक मटेरियल होगा। हाफ हाफ ये जेनेटिक मटेरियल मिलके एक नया सेल बनेगा, एक नया ऑफस्प्रिंग बनेगा। टुगेदर दीज प्रोसेसेस कीप लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोइंग। अब ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं माइटोसिस और मियोसिस, ये दोनों प्रोसेसेस ज़रूरी हैं कि एक लिविंग सेल लिविंग अपनी हालत में ही रहे। क्यों? क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए मियोसिस चाहिए, लेकिन उस बने हुए ऑर्गेनिज्म को मेंटेन रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए माइटोसिस का प्रोसेस चाहिए। दिस प्रोसेस कीप लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोइंग, हीलिंग एंड पासिंग ऑन द ट्रेड्स टू नेक्स्ट जनरेशन। अब ग्रो करने में एक ही तरह के सेल्स हमारे डिवाइड होते हैं तो हम बड़े होते हैं, माइटोसिस का प्रोसेस है। हमारी हीलिंग में कहीं स्किन पे कट लगा है, किसी इंटरनल ऑर्गन पे कट लगा है, तो हीलिंग का प्रोसेस होता है, वो भी माइटोसिस है। लेकिन पासिंग ऑन ट्रेड्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, ये करेक्टरिस्टिक्स है मियोसिस की। इस वजह से आपकी बुक कहती है कि ये माइटोसिस और मियोसिस दोनों प्रोसेसेस मिलकर काम करते हैं और नेक्स्ट जनरेशन का एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द इवेंट्स ऑफ द सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन मीन्स एट माइटोसिस एंड मियोसिस। अब वो कहता है कि सेल साइकिल और सेल डिवीजन के प्रोसेस हर चीज़ को हम, मतलब ये कि माइटोसिस और मायोसिस के प्रोसेस को हम एक्सप्लोर करेंगे इस चैप्टर में। अब इसके बाद हम अपने जो फर्स्ट डेफिनेशन है सेल साइकिल की प्रॉपर डेफिनेशन, उसकी तरफ हम जाएंगे। 4.1 हमारा टॉपिक है सेल साइकिल। सबसे पहले तो हम अपने मार्कर का कलर चेंज करेंगे क्योंकि आई थिंक ब्लैक के ऊपर ब्लैक उतना विजिबल नहीं होता। इट इज़ सेल साइकिल की डेफिनेशन आपके पास आ गई है, यहाँ से स्टार्ट होके इट इज़ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है दैट टेक प्लेस इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में, एक ट्रू सेल में एक सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स बारी बारी हो रहे होते हैं, फ्रॉम इट्स फॉर्मेशन टू इट्स डिवीजन इनटू टू डॉटर सेल्स। एक सेल के बनने से लेकर आगे वो सेल जो नया नया बना है वो मैच्योर होकर फर्दर टू डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। इन सारे इवेंट्स को हम कहेंगे सेल साइकिल। ये आपने जहन में अपने रखने हैं। इसमें जो कीवर्ड्स हैं इस डेफिनेशन में, वो एक है यूकैरियोटिक सेल, ये यूकैरियोटिक सेल। दूसरा ये है कि डिवीजन इनटू टू डॉटर सेल्स। एक ये कि ये इवेंट्स यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, दूसरा ये कि एक सेल की अपनी फॉर्मेशन से लेकर टू डॉटर सेल्स बनने तक के इवेंट्स जो होते हैं वो सेल साइकिल में स्टडी होते हैं। द सेल साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन फेजेस, इंटरफेज एंड माइटोसिस फेज। अब एक प्रोसेस आपके पास होता है इंटरफेज का और दूसरा प्रोसेस आपके पास होता है माइटोसिस का। अब ये हम बात कर रहे हैं फ़िलहाल इंटरफेस के बाद हम बात करेंगे माइटोसिस की सीधी सीधी, क्योंकि ये हमारे पास माइटोसिस जो है वो एक सिंपलर सेम सेल डिवाइड हो रहा है, तो माइटोसिस की स्टडी जो है सिंपल सेल की, सेम सेल की मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो होता है इंटरफेस। नेक्स्ट हम अपना जाएंगे सेल साइकिल को। अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे आप इस फ्लो चार्ट के थ्रू देख सकते हैं कि सेल साइकिल है, उसमें दो प्रोसेस हो रहे हैं, एक इंटरफेस और एक माइटोसिस का प्रोसेस। इंटरफेस को अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये माइटोसिस के दो हिस्से होते हैं। इंटरफेस के अगर अभी हम आपको थोड़ा सा बताएं तो इंटरफेस में चार प्रोसेसेस होते हैं। एक होता है आपके पास सेल बनने के बाद G1 फेज़, उसके बाद आपके पास आ जाता है S फेज़ और देन आपके पास आता है G2 फेज़, G2 फेज़। ये तीन फेजेस आपके पास आते हैं और फिर बीच में एक और फेज़ आता है G0 फेज़, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये इंटरफेस के तीन फेजेस हैं। सेल साइकिल के इंटरफेस के बाद आपके पास एक प्रोसेस आता है माइटोसिस का। माइटोसिस में एक आपके पास आता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा आता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस।
आपका जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होता है। ये मैं एन लिख रही हूँ न्यूक्लियस की डिवीजन के लिए। कैरियोकाइनेसिस में सबसे पहले आपका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, क्योंकि सबसे पहले आपके डीएनए ने मल्टीप्लाई करके आपके न्यूक्लियस को 2 हिस्सों में तोड़ना है। देन आपका साइटोकाइनेसिस मतलब है ये है कि साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। जब आपका सेंटर से न्यूक्लियस, सेंटर से वो जो थिक हिस्सा है वो जब कट जाएगा, 2 हिस्सों में चला जाएगा, तो फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म को 2 हिस्सों में करने वाला प्रोसेस होगा। कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस की डिवीजन, साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म की डिवीजन। ये 2 प्रोसेसेस होते हैं माइटोसिस में, और फिर इवेंचुअली हमारे पास सेल 2 हिस्सों में सेपरेट डिवाइड हो जाता है। अब इंटरफेस की अगर हम बात करें, जो आपके पास पहला स्टेप हमारे पास इंटरफेस का ही है। इंटरफेस की डेफिनेशन है कि दिस फेज लास्ट अबाउट 90% ऑफ द टोटल टाइम ऑफ सेल साइकिल। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये बात कि ये फिर ज़्यादातर जो टाइम है सेल वो आपका इंटरफेस के प्रोसेस में गुजारता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर एक सेल बना है और उसने मेच्योर होना है उस सेल ने, और उस सेल ने तैयारी करनी है कि वो 2 हिस्सों में बांटा जाए। तो ये मेजर पोर्शन अगर हम ह्यूमंस का भी देखें तो पैदाइश से लेकर खुद मेच्योर होने तक, खुद को मेच्योर होने तक, और फिर शादी तक हमारा मोस्टली 30-35 की एज तक निकल जाता है टाइम, ऑन एवरेज 30 निकल जाता है, और उसके बाद एवरेज लाइफ स्पैन अब 60 हो गया। ये आपको अगर ह्यूमंस की एग्जांपल लें तो वो ये है। इसी तरह से सेल की एग्जांपल लें तो अगर ह्यूमंस की 50% है, 50% 40% लाइफ वो इंटरफेस में गुजार रहे हैं। हम सिर्फ ये एक एग्जांपल मैन एग्जांपल ले रहे हैं। बाकी लाइफ जो है वो रिप्रोडक्टिव और मैरिड लाइफ में गुजार रहे हैं। तो जो इंटरफेस है, दिस फेज लास्ट फॉर अबाउट 90% ऑफ द टोटल टाइम। एक सेल जो अपना लाइफ स्पैन का 90% हिस्सा, मतलब अगर एक सेल 10 घंटे के लिए ज़िंदा रहता है तो वो 9 घंटे अपना इंटरफेस में गुजारेगा और सिर्फ 1 घंटा माइटोसिस की फेज़ में गुजारेगा। During interphase, the cell performs the life functions according to its speciality and prepares itself for next division. अब वो कहता है कि इंटरफेस के दौरान द सेल परफॉर्म्स इट्स लाइफ फंक्शंस। वो सेल जिस वजह से बना है, जिस काम के लिए बना है, वो फंक्शंस परफॉर्म करेगा अपनी, जो भी उसकी स्पेशलिटी होगी। स्किन सेल्स बनाना उसकी स्पेशलिटी है, मसल सेल्स बनाना उसकी स्पेशलिटी है, या रिप्रोडक्टिव सेल्स बनाना उसकी स्पेशलिटी है। वो सेल अपना काम, अपना जो फंक्शन होगा, जो स्पेशलिटी होगा, वो परफॉर्म करेगा। और दूसरी बात ये कि वो अपने आप को फर्दर डिवीजन के लिए तैयार करेगा। सिर्फ ये 2 काम है उसके। एक, मेच्योर होना, मेच्योर होने से मुराद यही है कि अपनी लाइफ प्रोसेस इज अकॉर्डिंग टू स्पेशलिटी परफॉर्म करना। और दूसरा, प्रिपेयर होना, प्रिपेयर करना खुद को नेक्स्ट सेल डिवीजन के लिए। अब इंटरफेस के वो कहता है कि 3 फेजेस हैं, पहले भी हमने डिस्कस किए हैं। अभी G1 फेज है एक, और उसके बाद S फेज है, और G2 फेज है। यहाँ पे अगर हम इसको डिस्कस करें, इंटरफेस में सबसे पहले आ जाता है G1 फेज। उसके बाद G1 फेज में आपका सेल ग्रो करता है, ठीक है, सेल छोटे से बड़ा होता है, मेच्योर होता है। देन आपके पास आ जाता है S फेज, सिंथेसिस फेज। यहाँ पे आपका सेल जो है खुद को तैयार करता है रिप्रोडक्शन। अब हमने 2 काम देखे थे सेल के। एक ये कि सेल ने मेच्योर होना है और अपने लाइफ फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, वो G1 में करेगा। दूसरा काम था उसने प्रिपेयर करना है खुद को सेल डिवीजन के लिए, वो काम S फेज में करेगा, सिंथेसिस फेज में। देन आपके पास आ जाती है सेल ग्रोथ की फेज, G2 फेज। G2 फेज का काम सिर्फ रीचेकिंग है। जैसे हम पेपर्स रीचेक करते हैं वैसे ही G2 का काम है कि उसने जो सेल डिवीजन, क्योंकि ये सेल डिवीजन बहुत सेंसिटिव मैटर है, ठीक है, उसका काम सिर्फ ये है G2 फेज का कि उसने देखना है कि हमने जो सेल डिवाइड किए हैं, जेनेटिक मटेरियल मल्टीप्लाई किया है, आया वो सेम मल्टीप्लाई किया है। जब हम पासवर्ड एंटर करते हैं तो आपका लैपटॉप या आपका मोबाइल या आपकी आईडी में सोशल मीडिया अकाउंट हमेशा वो आपको कहता है कंफर्म पासवर्ड। आप एक दफ़ा पासवर्ड लिखते हैं, फिर आप वही पासवर्ड दोबारा लिखते हैं। आप समझें, पहली दफ़ा पासवर्ड डालना एस फेज है, सिंथेसिस फेज है, आपने एक पासवर्ड बनाया है। देन कंफर्म पासवर्ड G2 फेज है। आप अपना लिखा पासवर्ड कंफर्म कर रहे हैं, रीचेक कर रहे हैं कि जो आपने पासवर्ड लिखा है वो कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं लिख दी, कोई कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर वाला इशू तो नहीं हो गया, किसी किस्म का कोई किसी किस्म का एरर तो नहीं है। ये चीज़ें जैसे आप कंफर्म पासवर्ड में दोबारा पासवर्ड एंटर करके चेक करते हैं, आपके सेल में ये चीज़ें चेक होती हैं G2 फेज़ में। देन
आपके पास आ जाता है मेटोटिक फेज, जिसमें आपको पता है मेटोसिस में पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, देन साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, और दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं, जिनमें से एक को हम लेते हैं और फिर ऑब्जर्व करते हैं। उन दो डॉटर सेल्स में से एक को लेके अगर हम फिर ऑब्जर्व करें तो हम देखते हैं कि वो डॉटर सेल एक मैच्योर सेल बनता है। सेल जीवन फेज से गुजरता हुआ ग्रोथ होती है उसकी, वो मैच्योर होता है, देन वो अपने जो ज़रूरत के काम होते हैं वो करता है, जो उसकी स्पेशलिटी होती है वो करता है। देन इवेंचुअली वो एस फेज में जाता है, खुद को न्यू डिवीजन के लिए तैयार करता है, मल्टीप्लाई होता है उसका डीएनए। देन आपका डीएनए जो मल्टीप्लाई हुआ है उसकी रीचेकिंग होती है G2 फेज में, और वो दोबारा जो नए नए डॉटर सेल्स में से एक को हम फॉलो कर रहे थे वो मज़ीद 2 डॉटर सेल्स में चेंज हो जाता है। उम्मीद है ये आपको मोटा मोटा थोड़ा इंटरफेस का आइडिया हो गया होगा। अब हम डिटेल में जाते हैं। सबसे पहले हम G1 फेज डिस्कस करेंगे डिटेल में। आपकी वो कहती है G1 फेज जो है वो उसका मतलब है फर्स्ट गैप फेज। जी का मतलब है गैप, वन का मतलब है फर्स्ट गैप फेज G1 फेज है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एंड ऑफ माइटोटिक फेज। जहाँ पे माइटोटिक फेज ख़त्म होती है ना, 2 न्यू डॉटर सेल्स आ गए हैं, तो अब हमने उन दो में से एक डॉटर सेल को देखना शुरू कर देना है। इसी यही वजह है कि वो कहता है कि माइटोटिक फेज स्टार्ट होती है तो साथ ही G1 फेज शुरू हो जाता है। वो जो न्यू डॉटर सेल हमारे पास वो एक बेबी डॉटर सेल आया है, उसको हमने देखना है, जो नया नया डिवाइड हुआ है, मेटोटिक फेज से डिवाइड होके आया है। अब हमने उसको देखना है कि वो सेल G1 फेज में एंटर कर गया है। ये भी आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है कि G1 फेज है वो कौन सी फेज के एंड होने के बाद स्टार्ट होता है। तो वो मेटोटिक फेज के एंड होने के बाद स्टार्ट होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रोथ फेज। G1 फेज को ग्रोथ फेज भी कहा जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट जहन में रखने वाली बात है। आपसे सिर्फ ग्रोथ फेज की भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना ग्रोथ फेज क्या है। ग्रोथ फेज G1 फेज ही है। फर्स्ट गैप फेज, G1 फेज, ग्रोथ फेज, ये तीनों 1, 2 और 3 ये तीनों एक ही चीज़ के नाम है। G1 फेज, फर्स्ट गैप फेज और ग्रोथ फेज, ये एक ही चीज़ के नाम है। 3 लिखा है, आई होप आप 3 ही इसको समझेंगे। नहीं, ये लैंप सा बन गया 3, ये। Then during this phase, cell makes proteins and organelles and grows in size. अब आप खुद हिसाब लगाएं कि एक नया नया सेल बना है, डॉटर सेल बना है, वो अपने इमेच्योर फॉर्म में है। जैसे हमने रेड ब्लड सेल, आपको याद होगा जब पढ़ा था, हमने कहा था रेड ब्लड सेल जब नया नया बनता है तो वो प्रोटीन बनाता है, हीमोग्लोबिन बनाता है जो कि एक प्रोटीन है। ठीक है, वो ऑर्गेनेलिज बनाता है जो उसको चाहिए होती हैं, और जो ऑर्गेनेलिज नहीं चाहिए होती वो जैसे जैसे मेच्योर होता है वो वैसे वैसे न्यूक्लियस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये चीज़ें डिस्कार्ड करना शुरू हो जाता है जो उसको नहीं चाहिए होती। तो यही बात यहाँ हो रही है कि G1 फेज के दौरान सेल को जो प्रोटीन्स और ऑर्गेनेलिज चाहिए होती हैं वो बनाता है और साइज में बड़ा होता है। ठीक है, ये दो काम है उसके, प्रोटीन्स और ऑर्गेनेलिज बनाना और ग्रो इन साइज, मतलब ये कि बच्चे से बड़ा होना। ये चीज़ आप देख लें कि बच्चे से बड़ा होना या मैच्योर होना, ये एक दो काम होते हैं इसमें G1 फेज में। सेल ऑल्सो मेक्स एंजाइम्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर एस फेज। अब एंजाइम्स भी एक किस्म की प्रोटीन्स ही हैं। ठीक है, सेल एंजाइम्स भी बनाता है दैट आर रिक्वायर्ड इन एस फेज फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अब G1 फेज में सिंथेसिस का सारा काम होना है, ग्रोथ एंड सिंथेसिस, सॉरी, ग्रोथ का सारा काम होना है। उसने प्रोटीन्स बनानी है, उसने ऑर्गेनेल्स बनानी है। एंजाइम्स क्योंकि प्रोटीन्स ही होते हैं तो एंजाइम्स भी G1 फेज में ही बनेंगे। सेल ऑल्सो मेक्स एंजाइम्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द एस फेज फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अब आपको पता है किसी भी प्रोसेस को तेज़ी से करने के लिए एंजाइम्स चाहिए, बेहतर करने के लिए एंजाइम्स चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से सिंथेसिस फेज में इतना सेंसिटिव काम होना है, डीएनए रेप्लिकेशन एक बहुत सेंसिटिव बहुत ही डेलिकेट काम होता है, तो उसके लिए जो एंजाइम्स चाहिए वो G1 फेज में बन जाते हैं। ये आपने 3 पॉइंट्स याद करने हैं। एक ये कि प्रोटीन और ऑर्गेनेल्स इस फेज में बनती हैं, दूसरा सेल ग्रोथ इस फेज में होती है, और तीसरा ये कि जो एस फेज में एंजाइम्स चाहिए होते हैं वो भी इसी फेज में बन जाते हैं। अब अगर आप इधर पिक्चर में देखें इंटरफेज में, तो वो आपको दिखाता है कि G1 फेज में सेलुलर कंटेंट्स एक्सक्लूडिंग क्रोमोसोम्स आर डुप्लीकेटेड।
जितना भी हमारा सेल है वो बढ़ेगा साइज में, ऑर्गेनेल्स बढ़ेंगी, प्रोटीन्स बढ़ेंगी, स्वाय क्रोमोसोम्स के। क्रोमोसोम्स के अलावा सेल की हर चीज़ डुप्लीकेट होगी या ग्रो करेगी। देन आपके पास आ जाता है एस फेज। एस फेज को सिंथेसिस फेज भी कहा गया है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज के दौरान द डीएनए ऑफ ईच क्रोमोसोम इज रेप्लिकेटेड। मतलब ये कि इस फेज के दौरान जो आपका डीएनए होता है क्रोमोसोम का, वो रेप्लिकेट करता है, वो मल्टीप्लाई करता है। अगर आप पिछली पिक्चर देखें तो आप उसमें देख सकते हैं कि ये आपके पास दो थ्रेड्स पड़े हैं। ये दो थ्रेड्स की फॉर्म में आपके पास जो जेनेटिक कंटेंट है वो पड़ा है। ठीक है, लेकिन अब G1 फेज़ के बाद जब सिंथेसिस फेज़ में आप देखें, ये दो थ्रेड्स जो हैं ये मल्टीप्लाई करेंगी। ये क्रोमोसोम्स, 2 क्रोमोसोम्स मल्टीप्लाई होके 4 बना देंगे। ठीक है, ये अपने मैसेज को कॉपी करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे। ये है एस फेज, सिंथेसिस फेज के डीएनए ऑफ ईच क्रोमोसोम इज रेप्लिकेटेड। जो डीएनए का मैसेज है, डीएनए की सारा जो इंफॉर्मेशन है वो सारी कॉपी हो गई है हमारे पास, क्योंकि हमने दो सेल्स करने हैं। तो हमें दो, जिस तरह से आपको और आपके फ्रेंड को नोट्स चाहिए हो तो आप अपने नोट्स ले जाके किसी फ़ोटो कॉपी शॉप पे जाके कॉपी करवाएंगे। ठीक है, उस टाइम पे आपके पास एक ही नोट के, एक ही किस्म के नोट्स की दो कॉपीज़ होंगी। लेकिन वो आप दो कॉपीज़ तो आपके किसी काम की नहीं है ना, वो आप दूसरी कॉपी अपने फ्रेंड को हैंड ओवर कर देंगे। यही बात है कि सेल डीएनए का जो सारा मैसेज है, क्रोमोसोम्स जो हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर जो डीएनए का सारा मैसेज मौजूद है वो कॉपी तो करेगा एस फेज़ में, लेकिन कॉपी करके अपने पास नहीं रखेगा। वो माइटोटिक फेज़ में दो सेपरेट सेल्स बना के हर सेल को अपना अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो हैंड ओवर कर देगा। ठीक है, अब सिंथेसिस फेज की अगर हम बात करें एस फेज की, ड्यूरिंग दिस फेज द डीएनए ऑफ ईच क्रोमोसोम इज रेप्लिकेटेड। जो डीएनए है क्रोमोसोम का, जो डीएनए से मुराद है मैसेज जो आपके पास है, सेल का जो सारा मैसेज है वो है डीएनए। सारा मैसेज जो क्रोमोसोम्स के अंदर है वो सारा मैसेज डुप्लीकेट होगा, कॉपी होगा, रेप्लिकेट किया जाएगा। इट रिजल्ट्स इन डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। अब इससे ये होता है कि दो क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। जिस तरह से आप नोट्स कॉपी करते हैं तो आपके पास टू सेट ऑफ नोट्स आ जाते हैं, उसी तरह से क्रोमोसोम का मैसेज कॉपी करने से आपके पास टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, ये आपके पास क्रोमोसोम्स है, ये आपको पता है ये ऐसे क्रोमोसोम होता है, ये सेंटर से जॉइंट होता है। आई एम सॉरी, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही ख़राब बन गया है, लेकिन आप अगर इसको यहाँ पे मैं दोबारा बना देती हूँ, ये इस तरह से, ये दो क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, ये जो वन थ्रेड है इसको हम कहेंगे वन क्रोमेटिड। ठीक है, लेकिन ये दो ऐसे क्रॉस में हैं, इनको हम कहेंगे टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये वन क्रोमोसोम था, इसने डुप्लीकेट होके बना दिया टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, अब ये आपके पास टू सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। इस चीज़ को आप इग्नोर करें, ये एरर है ऑन माई एंड। ठीक है, इट रिजल्ट्स इन द डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द सेल रिमेन सेम। जो क्रोमोसोम्स का टोटल नंबर है ना सेल में, वो सेम ही रहेगा। ये ऐसे ही है जैसे नोट्स में जो कंटेंट है वो सेम ही है, लेकिन आपने फिर भी दो सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन बना दी है, दो नोट्स बना दिए हैं सेम डाटा के। उसी तरह वो कहता है कि क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा सेल के अंदर, लेकिन क्रोमोसोम का जो डीएनए है वो सिर्फ डुप्लीकेट हुआ है। देन आप अगर एस फेज में सेल की डिवीजन के अलावा हमने कोई बात नहीं पढ़ी, सिर्फ ये देखा है कि डीएनए ऑफ ईच क्रोमोसोम इज डुप्लीकेटेड। अब नेक्स्ट हम जाएंगे जी फेज की तरफ। G2 फेज है सेकंड गैप फेज। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि आपका जो सेल है वो किस तरह से क्रॉस चेक करता है सारा मैसेज। इन दिस फेज द सेल कंटिन्यूज टू ग्रो एंड प्रोड्यूस प्रोटीन्स नेसेसरी फॉर सेल डिवीजन। अब प्रोटीन्स वो मैसेजेस हैं जो आगे जाके, मतलब डीएनए, आप आगे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस हैं, लेकिन आप ये समझ लें कि प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर बन रही होती है। प्रोटीन थ्रू आउट द सेल साथ के साथ बन रही होती है, क्योंकि सेल को डिवाइड करने के लिए उसको प्रोटीन चाहिए। ठीक है, अब G2 फेज में भी सेल बढ़ रहा है,
वो प्रोटीन्स बना रहा है। द सेल चेक्स फॉर ये वो जो है रोल है सेल का, जो वो G1 फेज में भी कर रहा था और G2 फेज में भी कर रहा है। अब जो मेन G2 फेज का काम है ना, वो ये है कि द सेल चेक्स फॉर एनी DNA डैमेज। ये कि कोई डैमेज, कोई ख़राब, जैसे हम नोट्स में देखते हैं कि फटा हुआ नोट तो नहीं आ गया, कि पेज टर्न हुआ हुआ तो नहीं कॉपी हो गया, कि ब्लैंक पेज कॉपी हो गया हुआ था। तो इस किस्म के डैमेज के लिए, DNA डैमेज के लिए सेल जो है वो क्रॉस चेक करता है। दैट मे हैव अकर ड्यूरिंग रेप्लिकेशन के दौरान, मैसेज कॉपी करने के दौरान कोई DNA डैमेज या DNA कॉपिंग में एरर तो नहीं आ गया, एंड मेक्स नेसेसरी रिपेयर्स, और ज़रूरत के मुताबिक सारे रिपेयर्स करता है। मतलब ये कि कोई मैसेज बेहतर करना हो, क्लीन अप करना हो, कोई गलत मैसेज कॉपी हो गया हो उसको ठीक करना हो, ये सारे मामला G2 फेज में होते हैं। इट ऑल्सो बिगेंस टू रीऑर्गेनाइज इट्स कॉन्टेंट्स इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। आपको लग रहा होगा रीऑर्गेनाइज इट्स कॉन्टेंट्स ये क्या चीज़ है। जब हमने सेंट्रियोल्स का टॉपिक पढ़ा था, तब हमने ये बात की थी कि सेंट्रियोल्स जो कि इस तरह से दिखते हैं, ऐसे और ऐसे, एक दूसरे से राइट एंगल पे पड़े होते हैं। सेल डिवीजन के टाइम ये डुप्लीकेट कर जाते हैं, ठीक है, ये डुप्लीकेट कर जाते हैं। इस तरह से दो सेट ऑफ सेंट्रियोल्स हमारे पास आ जाते हैं। और सेंट्रियोल्स जो कि नॉर्मली सेल के न्यूक्लियस के पास पड़े होते हैं, ये सेल डिवीजन के टाइम पे, ये अगर आपके पास आपका सेल है, ठीक है, ये अगर आपके पास सेल है तो सेंट्रियोल्स और ये न्यूक्लियस है, ठीक है। सेंट्रियोल्स मोस्टली न्यूक्लियस के पास पड़े होते हैं, लेकिन सेल डिवीजन के टाइम पे ये रीऑर्गेनाइज कर जाते हैं और ये सेल्स के एजेस पे चले जाते हैं। एक पेयर यहाँ चला जाएगा और एक पेयर यहाँ चला जाएगा, ठीक है। और ये स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स बना के ये सेल को डिवाइड होने में हेल्प करते हैं। ये मैं ये थोड़ा सा अरेज कर दूँ। ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये बना के आपके जो क्रोमोसोम को हाफ होने में हेल्प करते हैं। ये चीज़ है जो बात कर रहे हैं कि रीऑर्गेनाइज कॉन्टेंट्स इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। ये है वो रीऑर्गेनाइजेशन जो कि सेंट्रियोल्स की हो रही होती है। और दूसरी हमने डिस्कस की थी ऑर्गेनेलिस के टॉपिक में कि आपका DNA मटेरियल इस किस्म की फॉर्म में आपके न्यूक्लियस के अंदर पड़ा होता है, लेकिन सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम कंडेंस कर जाता है और वो इस फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। ये वो दो चेंजेस हैं जो कि माइटोसिस की प्रिपरेशन के लिए होती हैं। ये चीज़ सिंथेसिस फेज में हो गई थी, ये इसकी डुप्लीकेशन सिंथेसिस फेज में हो गई थी, ठीक है। ये दोनों, ये भी क्रोमोसोम जो हमारा है वो भी मैसेज डुप्लीकेट हो गया था S फेज में, और सेंट्रियोल्स भी S फेज में डुप्लीकेट हो गए थे। अब ये अपनी लोकेशन चेंज करते हैं, रीऑर्गेनाइज करते हैं। सेंट्रियोल्स न्यूक्लियस के पास से की जगह जो हमारा एजेस हैं, पोल्स हैं, उस तरफ चले जाते हैं, और जो क्रोमोसोम है वो हमारा बिल्कुल इधर न्यूक्लियस के सेंटर में आ जाता है, इस तरह से। पहले तो हमें पता था कि वो रैंडमली पड़ा था, वो बिल्कुल अब सेंटर में आ जाएगा। ये दो चेंजेस, ये दो रीऑर्गेनाइजेशंस होती हैं सेल के अंदर। एक ये कि क्रोमोसोम ने सेंटर में आ जाना है, दूसरा ये कि सेंट्रियोल्स ने पोल्स पे चले जाना है, ठीक है। देन हमारे पास आता है आफ्टर इंटरफेज द सेल एंटर्स द डिवीजन फेज। अब इंटरफेज का प्रोसेस सारा हो गया, तीनों G1 S G2 फेजेस हमने देख लिए। अब होता है एंटर होता है सेल हमारा डिवीजन की फेज में। इट डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। द इवेंट्स ऑफ सेल साइकिल्स आर कंट्रोल्ड बाय स्पेशल जीन्स। ऑल फेजेस अकर इन सीक्वेंस। वो कहते हैं कि सेल साइकिल को कंट्रोल करने के लिए एक सेपरेट स्पेशल किस्म की जीन्स होती हैं, और ये कि ये जो सारे फेजेस होते हैं ये एक तरतीब से किए होते हैं, एक सीक्वेंस में चलते हैं। अब ये देखें यहाँ पे सेल आपके पास पूरा प्रिपेयर हो गया। देन माइटोसिस का प्रोसेस हुआ, ये मैसेज डुप्लीकेट हुआ हुआ मैसेज सेपरेट हो गया। अब इनमें से एक डॉटर सेल दोबारा से, ये दोनों ही इंडिविजुअली, मतलब दोबारा से ये दोनों इंटरफेज में दाखिल होंगे, ये सेल अलग से और ये सेल अलग से
इंटरफेस में दाखिल होंगे, और फिर ये सेल दोबारा 2 सेल्स बनाएगा, और ये जो सेल है डॉटर सेल, ये दोबारा अपने अलग 2 सेल बनाएगा। ये आप देख सकते हैं कि ये भी इंटरफेस में यहाँ पे दाखिल हो जाएगा, ये अपनी अलग इंटरफेस में चला जाएगा। इस 1 सेल के डॉटर सेल के आगे 2 सेपरेट डॉटर सेल्स बनेंगे जिनके पास अपना अपना जेनेटिक मैसेज होगा, इस तरह से, जिस तरह से इसके पास है। और इस तरह से ये सेल अलग इंटरफेस में जाएगा, और ये भी 2 डॉटर सेल्स बनाएगा जिनके पास अलग अपने अपने मैसेजेस होंगे, ये इस तरह से। ठीक है, अब हमारा इंटरफेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। एक जी नॉट फेज हम डिस्कस करेंगे। मैनी सेल्स स्टॉप डिवाइडिंग एंड स्टार्ट परफॉर्मिंग दिस स्पेसिफिक फंक्शंस। G1 फेज में हमने एक चीज़ देखी थी कि जो सेल होता है वो जो टास्क परफॉर्म करने के लिए पैदा हुआ होता है वो मैच्योर होकर अपने वो टास्क परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। अब जी नॉट फेज उन सेल्स में होता है जो वो अपना काम, अपना जो स्पेसिफिक टास्क है वो परफॉर्म करेंगे, उनको डिवाइड होने की ज़रूरत नहीं है, उनकी जॉब नहीं है कि वो मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ऐसे भी सेल्स होते हैं जो सारी उम्र मल्टीप्लाई नहीं करते, बस एक दफ़ा बन जाते हैं और जिस काम के लिए बने हैं वो काम करते रहते हैं। और ऐसे भी सेल्स होते हैं जिनका काम ही मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, अब आप ये टॉपिक देखें, मैनी सेल्स स्टॉप डिवाइडिंग एंड स्टार्ट परफॉर्मिंग द स्पेसिफिक फंक्शंस। दिस फेज इज कॉल्ड जी नॉट फेज। जी नॉट फेज का मतलब है ग्रोथ नहीं हो रही। एक दफ़ा G1 फेज में ग्रोथ हुई, सेल जो है वो मैच्योर हुआ, उसने अपनी ज़रूरत की प्रोटीन्स वगैरह बना दी, उसके बाद वो जी नॉट फेज में चला जाएगा, उसने अपना काम करी जाना है, करी जाना है, करी जाना है। जिस तरह से रेड ब्लड सेल्स मैच्योर हो जाते हैं, जो ऑर्गेनेलिज नहीं चाहिए वो निकाल देते हैं, प्रोटीन्स अपनी HP की फॉर्म में बना लेते हैं। 120 डेज होता है रेड ब्लड सेल का स्पेन, वो 120 डेज अपना टास्क परफॉर्म करते हैं, और जो रेड ब्लड सेल होता है वो मर जाता है, और उसकी जगह जो लिवर सेल्स हैं वो नया रेड ब्लड सेल बना देते हैं। ठीक है, ये आपको बताने के लिए है कि किस तरह से ऐसे सेल्स भी होते हैं जो मल्टीप्लाई नहीं करते, अपना काम कर परफॉर्म करते हैं, मर जाते हैं। और कुछ सेल्स होते हैं जो खुद खुद को खुद ही मल्टीप्लाई करके तो उसके बाद मरते हैं या उसके बाद रिटायर होते हैं। दिस फेज इज कॉल्ड जी नॉट फेज। मैंने सेल्स फॉर एग्जांपल न्यूरॉन्स, जो हमारे न्यूरॉन्स हैं वो एक ही दफ़ा ज़िंदगी में बनते हैं और इन फाइनाइट इंडेफिनेट पीरियड के लिए जी नॉट फेज में रहते हैं। मतलब आपको नहीं पता उनका रिटायरमेंट टाइम क्या है, सारी उम्र से ही चलते रहते हैं। बाद लोगों को डिजेनरेटिव न्यूरॉन्स डिजीज़ हो जाती है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है प्रॉपर। ये क्योंकि न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं करते, उस चीज़ का कोई इलाज, कोई हल नहीं होता। उनके न्यूरॉन्स जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, वो नहीं सही से काम करते, वो बीमारी कॉज करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जी नॉट फेज में होते हैं, न्यूरॉन्स खुद से डिवाइड नहीं कर पाते। सम सेल्स फॉर एग्जांपल लिवर एंड किडनी सेल्स रिमेन इन जी नॉट फेज टेम्परेरीली। मतलब ये हमारे लिवर और किडनी, हमने देखा होगा कि लिवर ट्रांसप्लांट में आपका लिवर का एक थोड़ा सा पोर्शन लेते हैं, उसको जो ख़राब लिवर होता है उसमें लगाते हैं, और वो ख़राब लिवर में सही पोर्शन खुद को मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपके जिस्म में जहाँ से वो पुर्जा लिवर का कटा होगा वो भी आपका लिवर अपना अपना जो पोर्शन कट के होता है वो भी खुद ही पूरा कर लेता है। एक दफ़ा जितना पूरा करना हो करके फिर वो दोबारा डिवाइड नहीं करता। इसी वजह से कहा है कि जी नॉट फेज में टेम्परेरीली होते हैं लिवर और किडनी सेल्स। क्यों? क्योंकि वो अपना लिवर और किडनी सेल्स अपना जो काम होता है वो परफॉर्म करते रहते हैं, डिवाइड नहीं होते, मेटोसिस में नहीं जाते, जी नॉट फेज में रहते हैं। लेकिन जब कोई कट आए, कोई डैमेज हो लिवर या किडनी सेल्स को, सिर्फ वो तब जी नॉट फेज से निकलते हैं, अपने ख़त्म हुए हुए या डेड सेल्स को पूरा करते हैं, अपने नंबर्स को, अपने सेल के नंबर्स को, और उसके बाद दोबारा जी नॉट फेज में चले जाते हैं और दोबारा अपना काम शुरू कर देते हैं। अदर सेल्स डू नॉट एंटर जी नॉट फेज एंड कंटिन्यू टू डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ। और ऐसे सेल्स भी होते हैं जो कि जी नॉट फेज में एंटर ही नहीं होते, वो सारी ज़िंदगी वो उनका काम ही ये है कि उन्होंने डिवाइड होते रहें। जैसे कि एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स हमारे सरफेस पे होते हैं, जैसे कि हमारे जो सुपरफिशियल सेल्स हैं ना वो एपिथेलियल सेल्स हैं। अगर आप देखें, आप अपने पाँव को ऊपर जो जो स्किन सी आ जाती है उस पर अगर आप वो झावा सा जो मारते हैं पाँव की एड़ियों पे, वो मारते हैं, वो लगाते हैं और आपकी स्किन उतरती है, तो वो एपिथेलियल उतरी और साथ ही साथ नई स्किन ने उसकी जगह ले ली। तो इस तरह से ये सेल्स जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो हमारे इवन हमारे
मुंह के अंदर सारे जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो भी टाइम टू टाइम शेड करते रहते हैं, हमारे मतलब शेड करते रहते हैं, हमारे खाने में आते रहते हैं, हमारे इंजेस्टेड फूड में, फीसेस में निकलते रहते हैं, और उसकी रेगुलर बेसिस पे नए सेल्स उसकी जगह लेते रहते हैं। ठीक है। एपिथेलियल सेल्स जी नॉट फेज में एंटर नहीं होते और सारी उम्र डिवाइड करते रहते हैं। देन ये है वो पिक्चर जो हमने अभी बारी बारी डिस्कस की है, G1 फेज। देन एस फेज में होते हैं ईच ऑफ द 6 to 46 क्रोमोसोम इज डुप्लीकेटेड बाय द सेल। ठीक है। देन G2 फेज में डबल चेक होता है कि क्रोमोसोम डुप्लीकेट सही से कर गए हैं कि नहीं, कोई एरर तो नहीं आया, कोई रिपेयरिंग की ज़रूरत है कि नहीं। देन ये आपकी बुक का टेबल है, मेन फेजेस ऑफ यूकैरियोटिक सेल साइकिल। इंटरफेस होता है पहले पहले द सेल प्रिपेयर्स फॉर सेल डिवीजन। अगर आप डेफिनेशन जहाँ से भी करते हैं तो आपके फुल मार्क्स हैं, ये बड़ी प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई हैं। इंटरफेस की डेफिनेशन है सेल खुद को प्रिपेयर करता है फॉर सेल डिवीजन एंड गोज थ्रू ग्रोथ इन साइज एंड डीएनए रेप्लिकेशन। वो कहता है कि सेल खुद को डिवाइड करने के लिए तैयार करता है, इंटरफेस में बढ़ता भी है, ग्रोथ भी करता है इन साइज, और अपने डीएनए को भी, मैसेज को भी अपने को रेप्लिकेट करता है। G1 फेज में क्या होता है, सेल साइज में बढ़ता है, अपने जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं वो कैरी करता है, मतलब प्रोटीन्स बनाता है, ऑर्गेनेल्स बनाता है, एंजाइम्स बनाता है, एंड प्रिपेयर्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए कैसे प्रिपेयर करता है, क्योंकि एंजाइम्स जो हैं वो डीएनए रेप्लिकेशन में एस फेज में यूज होने हैं। सिंथेसिस फेज में द सेल रेप्लिकेट्स इट्स डीएनए मेकिंग एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इट्स जेनेटिक मटेरियल। ये वो सिंथेसिस का वाहिद काम है जो इतना इंपॉर्टेंट है कि उसने अपना डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी, सेम टू सेम कॉपी बनानी है। G2 फेज का काम है द सेल ग्रोज फर्दर, सेल मजीद बढ़ता है, सेल इंश्योर्स दैट ऑल प्रिपरेशंस आर कंप्लीट फॉर डिवीजन। ठीक है। सेल ये इंश्योर करता है, ये इस बात का हिसाब लगाता है कि जितनी भी ज़रूरत है, जितनी सेल के डिवाइड करने के लिए जो जो चीज़ हमें चाहिए वो मौजूद है। डीएनए की एग्जैक्ट कॉपीज़ मौजूद हैं, सेंट्रियोल्स कॉर्नर्स पे चले गए हैं, पोल्स पे, जो क्रोमोसोम है वो न्यूक्लियस के सेंटर में आ गया है। ये वो सारी प्रिपरेशंस हैं जो कि G2 फेज देखता है। अब आ जाता है G0 फेज, द सेल एग्जिट्स द सेल साइकिल एंड स्टॉप्स डिवाइडिंग। इस फेज में सेल डिवाइड नहीं करता, ऑफन टू कैरी आउट स्पेशलाइज फंक्शंस। क्यों डिवाइड नहीं करता, क्यों? क्योंकि उसने जो उस काम के लिए बना होता है वो काम परफॉर्म करना होता है। नॉट ऑल सेल्स एंटर दिस फेज। देन एंड पे आपके पास आता है M फेज। M फेज का मतलब है माइटोटिक फेज। ठीक है। द सेल डिवाइड्स इट्स जेनेटिक मटेरियल इक्वली इनटू टू न्यू आइडेंटिकल सेल्स। टू न्यू आइडेंटिकल, आइडेंटिकल इसमें कीवर्ड है कि जो डॉटर सेल्स हैं वो एग्जैक्ट कॉपीज होंगी पेरेंट सेल्स की। जिस तरह से मैंने कहा स्किन सेल है, जिस तरह से लिवर सेल आपका है, एग्जैक्ट कॉपी से लिवर सेल्स अपने आप को पूरा करेंगे। ठीक है। सेम टू सेम सेल बनेंगे। ठीक है। ये इस वजह से इसमें जो आइडेंटिकल सेल्स है वो कीवर्ड है। एम फेज की डेफिनेशन यहाँ से आप कर सकते हैं, द सेल डिवाइड्स जेनेटिक मटेरियल इक्वली इनटू न्यू सेल्स, न्यू आइडेंटिकल सेल्स। अब इसमें एम फेज में जो है वो जेनेटिक मटेरियल इक्वली डिवाइड होगा। जो इंटरफेस का एस फेज था उसमें सिर्फ डुप्लीकेट किया था या रेप्लिकेट किया था। ठीक है। जेनेटिक मटेरियल जो डिवाइड होना है वो एम फेज में ही होना है, इस बात से आपने कंफ्यूज नहीं करना। ऑलराइट। देन आपके पास बुक की फिगर आ गई, वो भी यही उसी तरह की फिगर है जो हमने डिस्कस की है कि ये एक सेल साइकिल है। इसमें G1 फेज आता है जिसमें प्रोटीन, ऑर्गेनेल्स, एंजाइम्स बनते हैं, सेल ग्रो करता है। एस फेज में जो है क्रोमोसोम डुप्लीकेट करता है और जो है ग्रोथ वो चलती रहती है। अगेन G2 फेज में भी ग्रोथ चलती रहती है और प्रोटीन बनती है जो कि सेल डिवीजन के लिए एम फेज के लिए चाहिए होती है। G1 फेज में वो प्रोटीन बनती है जो एस फेज में चाहिए हो, और G2 फेज में वो प्रोटीन बनती है जो एम फेज में चाहिए हो। एक आपने ये बात ध्यान रखनी है कि G1 फेज में भी प्रोटीन बन रही है, G2 फेज में भी प्रोटीन बन रही है। दूसरी कॉमन बात इसमें ये है कि G1 S और G2 मतलब ये कि सारे इंटरफेस में ग्रोथ इन साइज हो रहा है, सेल ग्रो कर रहा है। ठीक है। अगर सेल कहीं ग्रो नहीं कर रहा है इंटरफेस में तो वो G0 फेज है। G0 फेज में आपका सेल सॉरी G0 फेज में आपका सेल डिवाइड नहीं कर रहा, टेम्प्री और परमानेंट स्टॉपेज इन डिवीजन। ठीक है। या मुस्तकिल न्यूरॉन सेल्स की तरह सेल डिवाइड नहीं करेगा, या टेम्परेरी लिवर और किडनी सेल्स की तरह
सेल डिवाइड नहीं करेगा तो जी नॉट फेज में होगा, ठीक है। कोई ग्रोथ वगैरह नहीं होगी, जबकि इन तीनों फेजेस में ग्रोथ इन साइज हो रहा है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। देन एम फेज सेल डिवीजन का, ये यहाँ पे अगर आप देखें, सिंगल क्रोमेटिड है, वन क्रोमेटिड है, सेंट्रोसोम्स, क्रोमेटिड के सेंटर वाले हिस्से को सेंट्रोसोम कहेंगे। यहाँ पे टू सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं और सेंटर वाले हिस्से को गेन सेंट्रोसोम कहेंगे। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास डॉटर सेल था। ये डॉटर सेल को हमने देखा कि G1 फेज के बाद ये सेल बड़ा हुआ। देन एस फेज ख़त्म हुई तो ये सेल डुप्लीकेट कर गया, और जो आपके पास सेंट्रोसोम था वो डुप्लीकेट करके जिस पे चला गया। ठीक ठीक है। देन G2 फेज के बाद आपका क्रोमोसोम आपका जो दोनों तरफ चला गया, सेंट्रोसोम सेंट्रियोल्स वो। और तीसरा ये आपकी रिक्वायर्ड प्रोटीन सारी बन रही है, ठीक है। और एम फेज में ये सारा कुछ डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स बन गए, जिनमें से दोनों डॉटर सेल्स एक इस तरफ इंटरफेज में चला जाएगा, दूसरा ये डॉटर सेल भी इस तरफ कहीं इंटरफेज में डिवाइड हो रहा होगा। तो इस तरह से सारा प्रोसेस आपका पूरा होता है इंटरफेस का। यहाँ पे हमारा टॉपिक सेल साइकिल का जो इंटरफेस है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो अपना माइटोसिस का टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, और वो हम देखेंगे कि कैसे माइटोसिस का प्रोसेस होता है, माइटोसिस से आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ सेल्स कैसे बनती हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।